जैसे मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ, बताए ना है। मेरे पास 2 दफे मुजफ्फर राजा आया, दूसरी मर्तबा में बोले, ऐसा बोले, बाबा ऐसा कोई रास्ता निकालो। 10 अगस्त 2025 को अंजुमन अशात तालीम के नौ मुंतखब अराकीन मुजफ्फर अली सैयद, अब्दुल रज्जाक उर्फ मां पहलवान और दीगर अराकीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इसमें उन्होंने बताया कि एआईटी स्कूल में चल रहा है बड़ा घोटाला, परिवारवाद, पैसों का खेल, बोगस टीचरों की भर्तियां, फर्जी नाम पर चेक का खुलासा। बोगस टीचरों की भर्ती की वजह से गरीब बच्चों का भविष्य हो रहा है खराब। अपने ही रिश्तेदारों को बॉडी और टीचर के पद पर जगह देने का आरोप। बोगस टीचर की भर्तियां जो कि खुद पढ़ाने के लायक नहीं है और गरीब बच्चों का कर रहे भविष्य खराब। शिक्षा के नाम पर चल रहे इस खेल ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया है। पूरी सच्चाई जानने के लिए टाइम निकालकर वीडियो को पूरा देखें, वीडियो बड़ी है। MH18 न्यूज चैनल सभी माँ बाप से विनती करता है कि अपने बच्चों को जो भी स्कूल में पढ़ाए तो वहाँ के टीचरों और स्कूल की मालूमात अपने पास जरूर रखे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। डॉक्टर राशिद है, ये डायरेक्टर है, मुख्तार नबी ये डायरेक्टर है। हाँ यार सबके नाम दे दिए है। अब्दुल रज़्ज़ाक ये है, हाजी करीम मछली वाले वो खजीदार है, हाजी शकील सुबाबा ने सेक्रेटरी है, सैयद साबिर मोतबर ये डायरेक्टर है, मुख्तार नबी ये डायरेक्टर है, अंसारी निहाल अहमद अब्दुल कादिर डायरेक्टर, आसिफ अली अब्दुल लतीफ़ डायरेक्टर, अंसारी निसार अहमद अब्दुल हमीद डायरेक्टर, अंसारी राशिद इकबाल शकील अहमद ये डायरेक्टर है, अली शकील रोशन सत्तार पिंजारी, फरीजुद्दीन अयाजुद्दीन डायरेक्टर, अमीनुद्दीन अजीमुद्दीन शेख ये डायरेक्टर। तो आज की जो मीटिंग बुलाई गई है पत्रकार परिषद में, हमारे डॉक्टर साहब को खुलासे से बोलेंगे, जो भी सवाल है हम लोग भी जवाब देंगे उसका। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को जो बुलाया गया, उसकी जो एक असल वजह थी कि हमारी जो मुखालिफिन, जो हमारे मुखालिफ एक बॉडी डाली गई है, वो एक परिवारवादी बॉडी है। मतलब एक मखसूस कुछ गिने चुने परिवार है, उन लोगों को लेकर ही सिर्फ वो बॉडी बनाई गई है। और वो लोग हमारे ऊपर एक या 2-3 ऐसे अजीब से इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिसका हम लोग आपके सामने खुलासा देना चाह रहे थे। उसके लिए आपको यहाँ पर आने की तरतीब दी गई थी। उसमें उन्होंने जो है तो सबसे पहले एक इल्ज़ाम लगाया था हमारे ऊपर कि जो हमारी बॉडी है, ये एक गैर कानूनी बॉडी है, इलीगल बॉडी है, और इसकी वजह से जो है तो स्कूल को, अदारे को और बच्चों की तालीम को नुकसान होगा। तो इसमें तो सबसे पहले एक चीज़ हम लोग ये आपको बताना चाह रहे थे और आपके ज़रिए से आवाम को ये बताना चाह रहे थे कि ये जो बात बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी गैर कानूनी है, तो इसमें सबसे पहले एक चीज़ ये समझ लो कि 2008 से 2014 ये एक टर्म है, और 2014 से 2019 एक टर्म है, और 2019 से 2024 ये एक टर्म है, और 24 से 29 की एक टर्म है। 2008 के बाद 2014 में जब नई टर्म बनना चाहिए था, उस वक्त में जो है तो जो डाली गई बॉडी उसके ऊपर स्टे आ गया। अब वो स्टे हम लोगों की वजह से नहीं आया, वो स्टे कानूनी जो मैटर्स थे उसकी वजह से आया। उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं था, कानूनी तौर पर वो बॉडी रिजेक्ट हो गई, जिसको कहेंगे। उसके बाद में जो 19 से 24 की बॉडी डाली गई वो आज तक के पेंडिंग है, उस पर सुनवाई जारी है। अब 29 से 24 की जो बॉडी डाली गई उस पर भी अभी भी सुनवाई जारी है, वो भी अभी तक के नहीं। मतलब 2014 से लेके 2024 तक और आज तक कोई भी कानूनी तौर पर मंजूर बॉडी उस स्कूल की अंजुमन इरशाद तालीम की है ही नहीं। तो जो लोग अपने आप को उस तंजीम, उस अदारे का जिम्मेदार बताते हैं, तो वो खुद कानूनी तौर पर 10 साल से रिजेक्ट हो चुके हैं। जब वो 10 साल से रिजेक्ट हो गए हैं तो वो कैसे हम लोगों को गैर कानूनी ठहरा सकते हैं? वो कैसे, जब वो खुद गैर कानूनी है? वो तो हम लोगों को आज तक रिजेक्ट भी नहीं किया गया, उनको तो कानूनी तौर पर चैरिटी कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया। तो वो एक जो है एक ये चीज के वो खुद गैर कानूनी और हमें गैर कानूनी बताना चाहते हैं, मिसगाइड करना चाहते हैं कि ये गैर कानूनी है। आवाम को मिसगाइड कर रहे हैं, आपको मिसगाइड कर रहे हैं, हर किसी को मिसगाइड कर रहे हैं। और दूसरा एक उन्होंने जो एक मेन जो एक इल्जाम लगाया है कि तालीम का और अदारे का नुकसान होगा। तो सबसे पहले तो एक बात ये समझ लीजिए कि जो अदारा है
इस अदारे में ये जो लोग हैं जो इस वक्त वहाँ पर काबिज है, जो अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, कौम की बरादरी की जो एक मिल्कियत है उसके ऊपर जो लोग अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं ना, वो लोग ये जो इल्जाम लगा रहे हैं कि तालीमी नुकसान होगा, तो तालीमी नुकसान सबसे बड़ा क्या है कि तालीम का म्यार गिर जाना। अब तालीम का म्यार गिरेगा कैसे? तालीम का म्यार गिरेगा ऐसे कि ना अहल टीचर, अपने घर के टीचर ये जब लगा लिए जाएंगे और सलाहियत वाले काबिलियत वाले टीचर इनकी वजह से घर बैठे रहेंगे तो तालीम का म्यार गिरेगा। अब इन्होंने किया क्या कि अपने बच्चों को, अपने घर वालों को बतौर टीचर वहां पर लगा दिया, तो तालीम का म्यार गिरेगा। और इसका एक सबसे पुख्ता सबूत ये है कि जो वहां पर एडमिशंस होते थे, पिछले कई सालों के एडमिशंस के रिकॉर्ड निकाल के देख लो और इस साल के एडमिशन के रिकॉर्ड निकालो, मुसलसल उसमें कमी आती जा रही है। तो क्यों कमी आ रही है? क्या आप ऐसी कोई स्कूल में आपके बच्चों को पढ़ाएंगे जहां पर तालीम का म्यार ही ठीक नहीं है? तालीम का म्यार ठीक नहीं है, इसके लिए सरप्लस तुम्हारे बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं, इसके लिए एडमिशन नहीं हो रहा है। तो ये जो मतलब ये जो परिवारवाद है, ये जो अकरबा परवरी है, जो खानदानी निज़ाम जो वहाँ चल रहा है, वहाँ पर उस वजह से बच्चों का नुकसान, तालीमी नुकसान ज्यादा हो रहा है, ना कि हम लोगों की वजह से। हम यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, इसमें ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके ऊपर कोई मर्डर का केस हो, किसी के ऊपर कोई फ्रॉड का केस हो, ऐसे तो कोई लोग नहीं है। लेकिन वो जो बॉडी है, जो वो लोग हैं, उनके ऊपर सबके ऊपर अफर तफर के आरोप है, सबके ऊपर फ्रॉड के केसेस है। यहाँ तक के धुलिया कोर्ट से तो उनके ऊपर गिरफ्तारी के ऑर्डर भी निकले थे। औरंगाबाद हाई कोर्ट से जाकर उन लोगों ने उसके ऊपर स्टे लाया, और वो भी 8 सर्दी के ऊपर स्टे, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी रिजेक्ट हो जाएगी उनकी। और भी बहुत सारे कागजात है जिनको हम यहाँ पर पेश नहीं कर सकते, क्योंकि कानूनी मामला है, कोर्ट में जो मामला है उसको अगर आज ओपन किए तो केस पर उसके असर आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आगे भी हम आप लोगों को तकलीफ देंगे, तब वो चीजें हमारे ऊपर आ जाएगी, तब बताएंगे। अब उसके बाद में एक सबसे अहम चीज ये आती कि ये जो हम पर इल्जाम लगाते हैं कि ये अदारा एक अंसारी बरादरी का अदारा है और इसका ये लोग नुकसान कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि 2014 के बाद में जब इन लोगों ने अपने आप को वहां पर डायरेक्टर बनाया, जो कि बॉडी रिजेक्ट है, उनकी हैसियत ही नहीं डायरेक्टर है, उस बॉडी में जब हमारे सदर, मौजूदा सदर जो है मुजफ्फर अली सैयद, उनकी अफर तफर पर जब ऑब्जेक्शन लेने लगी, इन्होंने वहां पर ऑब्जेक्शन लिया, वहां पर कुछ चीजों पर इन्होंने मतलब रोक लगाई, तो इनको वहां से साइड में कर दिया गया, उनको किनारे किया गया स्कूल का। और वो किनारे इसलिए किया गया कि उनको पूरी स्कूल को, पूरे अदारे को एक खानदानी अदारा बनाना है, पूरी साजिश के तहत किया गया। और उसके बाद 2014 से उन्होंने उस काम को अंजाम भी दिया। उसकी पूरी डिटेल हमने आपको यहाँ पर दी हुई है। उसमें एक अगर आप देखेंगे तो उसमें जो उनके डायरेक्टर है, अभी जो उनकी जनरल बॉडी है, उसके अंदर शकील शाहीन और उनका लड़का फैसल, ये 2 डायरेक्टर, इनके जरिए जनरल बॉडी में तकरीबन 20 से 22 लोग, अंदाजन 20 से 22 लोग उसके अंदर सिर्फ उनके घर के। उसके बाद में डायरेक्टर में, उन्हीं के घर के डायरेक्टर बॉडी में 4 लोग हैं, स्टाफ में, टीचर में 4 लोग हैं। उसके बाद में मुजफ्फर राजा भैया, इनके घर के जनरल बॉडी में अंदाजन 5 से 8 लोग हैं, डायरेक्टर बॉडी में 2 लोग हैं, स्टाफ में 3 से 4 लोग हैं। अकील अहमद मोहम्मद सादिक जो वहाँ के सेक्रेटरी है, उनके घर के अंदाजन 7 से 8 लोग जनरल बॉडी में, डायरेक्टर बॉडी में वो खुद है, उनकी बहन वहाँ पर हेडमास्टर है, उनकी भतीजी वहाँ पर टीचर है, उनकी भांजी वहाँ पर टीचर है। वो कैसे टीचर बनी और उसको क्यों टीचर बनाया गया वो भी आगे बताता हूँ मैं अभी। उसके बाद में हाजी शव्वाल अमीन वहाँ पर डायरेक्टर है, उनके 4-5 लोग उनके घर के जनरल बॉडी में, वो खुद वहाँ के डायरेक्टर है। उसके बाद में असलम सिराज, वो खुद वहाँ पर डायरेक्टर है, उनका भाई वहाँ पे डायरेक्टर है, उनके घर से जनरल बॉडी में 7 से 8 लोग हैं। उसके बाद में वो खुद, वो और उसका एक भाई जो है, तो वो वहाँ पर डायरेक्टर है। उसके बाद में उसका एक भाई वहाँ पर टीचर है। उसके बाद में एक जो है तो अबरार अहमद, ये मुजफ्फर हुसैन राजा भैया के साले, इनके खुद के भी घर के 4 से 5 जो तो जनरल बॉडी में मेंबर है और खुद वो भी डायरेक्टर है। तो ये तो फिर कुल मिलाकर 2 से 3 खानदानों की इजारादारी हो गई। तो ये क्या, ये अदारा किसी अंसारी बरादरी का या कौम का है क्या, रह गया है क्या? इसका मुहासबा तो खुद आवाम को करना चाहिए, या आप लोगों को आवाम तक पहुंचाना चाहिए कि ये अदारा है क्या। अभी ये जो बोलते हैं कि अदारा अंसारी बरादरी का है, तो इनको ये भी साबित करना पड़ेगा कि अदारा अंसारी बरादरी का है या पूरी कौम का है। अगर अदारा दोनों का है,
बरादरी का है या कौम का है, तो जितना हक उन लोगों को डायरेक्टर बनने का है, उतना ही हक इस कौम के, इस बरादरी के हर फर्द को डायरेक्टर बनने का हक है वहां पर। तो ये उस चीज को कैसे ये बोल सकते हैं कि ये बरादरी के खिलाफ लोग हैं? अभी यहाँ जो बैठे हुए हमारे मामा पहलवान, इनकी जिंदगी पूरी अंसारी बरादरी की खिदमत में चली गई, तो क्या ये वहां डायरेक्टर नहीं बन सकते? हमारे मुख्तार चाचा है, इनकी पूरी जिंदगी अंसारी बरादरी की खिदमत में चली गई, तो क्या ये वहां डायरेक्टर नहीं बन सकते? ये उम्र दराज लोग हैं, ये नहीं बन सकते। इनकी खिदमत ये एक दूसरी बरादरी से, लेकिन क्या ये कौम के कोई नुमाइंदे नहीं है? क्या ये कौम की नुमाइंदगी दूसरे इलाकों में जाकर नहीं करते? क्या ऐसे लोगों को उस बॉडी में नहीं लिया जाना चाहिए? तो इन सब चीजों को समझने की जरूरत है। दूसरी एक चीज इसमें एक सबसे अहम बताना यह है कि बरादरीवाद जो परिवारवाद है उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। उसमें एक मिसाल के तौर पर मैं आपको पेश कर रहा हूं कि अकील अहमद मोहम्मद सादिक, इनकी बहन जो सेक्रेटरी है, इनकी बहन वहां पर हेडमास्टर है, और शकील अहमद शाहीन, इनकी लड़की वहां पर टीचर है। उनको 2016 में स्कूल में मंजूरी दी गई। उसके बाद में जो सरकारी दफ्तर है, जो ऑफिस शिक्षण अधिकारी कार्यालय है, वहां पर वैयक्तिक मान्यता उनकी 2016 में हुई, ठीक है। उसके बाद में सालात मान्यता जब हुई तो सालात मान्यता 2015 में होती है। उनकी नियुक्ति 2016 में हुई और सालात मान्यता 2015 में हुई। तो ये कैसे का पॉसिबल है? जो आदमी नौकरी पर ही नहीं था उसकी सालात मान्यता 2015 में हो कैसे सकती है? अच्छा, ये यहाँ पर तो ठीक है। उसके बाद में यही हेडमास्टर लिख कर देते हैं कि ये मामला सही है, जबकि सिर्फ यही नहीं, वही टीचर उसका टीईटी आज तक के पास है या फेल है ये भी क्लियर नहीं, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है कि वो पास है या फेल है। और वही हेडमास्टर लिख कर देते हैं कि वो टीईटी पास है, लिख कर देते हैं कि टीईटी पास है। बाकायदा दुनिया कोर्ट में उसका केस जारी है, केस है, सजा तो होगी। हमारे सजा ये तो उस पर लड़ ही रहे हैं मुजफ्फर भैया इतने दिनों से, तो हेडमास्टर को तो सजा होगी। अच्छा, ये सब करने में हेडमास्टर का क्या फायदा? हेडमास्टर को उसका इनाम मिला, उसका इनाम ये मिला कि हेडमास्टर की लड़की को इतने बेरोजगार काबिल मुस्लिम नौजवानों को छोड़कर सारे रूल्स को किनारे करके हेडमास्टर की लड़की को बतौर टीचर वहां पर लगा दिया गया। तो किस तरह अदारे के मुस्तकबिल को, कौम के मुस्तकबिल को किनारा करके सिर्फ अपने परिवार वालों को फायदा देने के लिए वहां पर किस तरह काम किया जा रहा है, पूरी खुली तौर पर लूट खसोट मचाई जा रही है। ये आज की हमारी सबसे अहम बताने का, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे अहम मकसद यही था कि किस तरह उस अदारे को बरादरीवाद के नाम पर और परिवारवाद के नाम पर किस तरह बर्बाद किया जा रहा है, कौम के मुस्तकबिल को, बच्चों के मुस्तकबिल को किस तरह बर्बाद किया जा रहा है। और भी बहुत सारे मतलब फाइनेंशियल मैटर्स है, कागजात के मैटर है, नौकरी के, भर्ती के बहुत सारे मैटर्स और है जिनको हम वक्त आने पर आप लोगों के सामने रखेंगे, उनके कागजात रखेंगे। आज इसलिए नहीं रख रहे हैं कि कोर्ट में कुछ केसेस शुरू हैं जहां पर वो कागजात लगेंगे, तो कोर्ट में दाखिल करने से पहले वो कागजात आम आवाम में भेजना कुछ हद तक के हमको मुनासिब नहीं लगता। इसलिए आज उन चीजों को रोककर जो बुनियादी चीजें हैं, जो बुनियादी इल्जामात हैं, वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। अच्छा, हमने जितनी भी बात मैंने यहाँ कहा, ये इल्जाम नहीं है। इल्जाम और हकीकत में फर्क क्या होता है? इल्जाम होता है कि जो बात बोल दी जाए जिसके कोई सबूत, कोई प्रूफ मौजूद ही ना हो, वो इल्जाम होता है। हमने जो चीजें बोली है इसके हर चीज के पेपर हमारे पास मौजूद है। तो ये हमारी तरफ से ये एक हकीकत है, एक सच्चाई है जिसको कौम को, धुलिया शहर के लोगों को तस्लीम करना पड़ेगा। और हम यही चाहते हैं कि ये सच्चाई, ये हकीकत आप आवाम तक के पहुंचाए। उसके बाद में हम एक चीज और मैं आप लोगों के जरिए से आवाम तक के पहुंचाना चाहूंगा कि जो आप लोग हैं, वो जो मुखालफिन है, जो परिवारवाद वाले लोग हैं, ये जो आवाम की जो दिशा भूल कर रहे हैं, जो उनको मिसगाइड कर रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है, तो आज जो मैंने आपको तफसील बताई है ये आप आवाम तक के पहुंचाइए। और आवाम से गुजारिश है कि वो किसी भी चीज को आंख बंद करके भरोसा ना कर ले। वो अगर उनको कुछ डाउट है, हमारे में से किसी से भी आकर आधी रात को आकर हमसे सवाल कर सकते हैं, हम जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं। और ऐसे ही सवाल उनसे भी करे जाकर,
हम खुले तौर पे बोल रहे हैं, वो जवाब दे ना दे वो उनका मामला है। अगर हमारे पास रात में आधी रात को कोई आता है तो हम कागजात के जरिए जवाब देने के लिए तैयार है। और हमारी ये जो लड़ाई है ये किसी बिरादरी के खिलाफ नहीं, किसी कौम के अदारे के खिलाफ नहीं, हमारी ये लड़ाई जो परिवारवाद करने वाले, लूट खसोट मचाने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले जो लोग हैं, जो कि एक मखसूस खानदान के लोग हैं, उन लोगों के खिलाफ है। और वो लड़ाई आज सिर्फ शुरुआत हुई है, ये उसकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आगे इंशाल्लाह इससे ज्यादा और सख्त का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कुछ केसेस है जिनके नतायज भी बहुत जल्दी आएंगे, उस वक्त भी आपको बुलाया जाएगा और पूरे कागजात बताए जाएंगे। वो बॉडी इलीगल है संस्था की, उसकी मंजूरी नहीं है। तो हमारा यही कहना है कि भाई वहाँ पे एक्चुअली टीचर प्राइमरी के अंदर 10 टीचर की पोस्ट अप्रूवल है कायदे से, 15 से 20 टीचर वहाँ काम कर रहे हैं, तो इसकी मंजूरी कहाँ से मिली? तो 2010 से लेके तो 2025 में तो हम लोग ने उसके लिए अभी हमारी कमेटी जो है ना, SIT के जो कमेटी बनी है, SIT के जो प्रेसिडेंट है उसको मिलने वाले जाके हमारी मीटिंग हो गया फाइनल, हम लोग ने मीटिंग ली है और उसके बाद में फडणवीस साहब से भी हम लोग मिलने वाले हैं। और ये सब हकीकत जो है वो उनके सामने रखने वाले हैं कि भाई स्कूल की चेकिंग किया जाए कि भाई जो बच्चों का हक था वो हक मार के अपने अपने रिश्तेदारों को लिए उन्होंने, रिश्तेदारों को लेने के बाद में अपने ही साले भतीजे भांजे बहन ऐसे लोगों को लिए गए। तो कौम की बिरादरी के लोग गए कहाँ? अदारा तो कौम का बोल रहे तुमको आज़ाद नगर के मुस्लिम बहुत नहीं दिखे, मौलीगंज के बच्चे नहीं दिखे, हजारतोली के गरीब बच्चे नहीं दिखे, देवपुर के नहीं दिखे, मच्छी बाजार के नहीं दिखे, माधोपुरा नहीं, अकबर चौक नहीं, फिर अपनी घर के क्यों लिए? उसकी दायरत निकाले कि नहीं निकाले? कौन से पेपर में निकाले? साप्ताहिक पेपर में निकाले कि वो उसके दैनिक पेपर में निकाले? उसको मान्यता किसने दी है जबकि बॉडी अथॉराइज नहीं है, गैर कानूनी बॉडी है? चार्टी कमिश्नर बोल रहा जब 14 से लेकर 19 तक तुम्हारी बॉडी रिजेक्ट कर दी है, उसके कागज मेरी डिक्की में है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा तक इलाके लिख हो गया। और 19 से 24 के बाद में 2 बॉडी दाखिल की जो थी, जिसमें मैं सेक्रेटरी और आमदार माजी आमदार फारूक शाह अध्यक्ष है, उसमें वो भी एज है, मतलब न्याय परमिशन। फिर 24 से 29 की बॉडी दाखिल करे, उसमें मैं सदर है, नायब सदर हमारे पहलवान है और बाकी के लोग सब डायरेक्टर है, वो भी ना मंजूर है, वो भी न्याय परमिष्ट है। तो फिर इनको अधिकार किसने दिया टीचर बनने का? बच्चों से फीस लिए जा रही है। ये सब बातों का हम लोग एक लेटर दायर किया हम लोगों ने शिक्षण अधिकारी को दिए। और SIT जो बनी है गवर्नमेंट की, गैर कानूनी सालात और गैर कानूनी वैयक्तिक मान्यता जो ले ली, उसकी एक मिसाल हमारे इंग्लोर स्कूल में आपको मिलेगी। मैं खुल के वो केस के लिए मैंने 156(3) किए लाए। अभी डॉक्टर साहब ने बोले कि अभी उसकी मान्यता वैयक्तिक मान्यता 16 से और वो लड़की लगी 15 से, मेरी लड़की लगी 14 से, मेरी लड़की की मान्यता है 16 से। वही केस वही हलीमा मैडम के पास गई तो हलीमा मैडम जो हेड मिस्ट्रेस है उन्होंने मुझे लेटर दिए मेरे डिक्की में कि भाई तुम्हारी लड़की 14 में लगी लेकिन उसकी वैयक्तिक मान्यता 16 से, इसलिए आप उसको 16 से करके लाओ। मैं 16 से करके लाया और उसमें उन्होंने एफिडेविट लिख के दिए कि अगर मैं उसको 14 से मंजूरी देगी तो मैं गुनहगार ठहरूंगी और मेरे को शिक्षा हो सकती, शासन की मैं वसूली कर रही। ऐसा लेटर में उन्हें खुद से लिख के दी, तो मैं ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगी शिक्षण अधिकारी को, तो मैं तुम 16 का करके लाओ। तो मैं जाके 16 का करके लाया और वो पेंडिंग में रहा। और दूसरी केस वही वहाँ की एक लड़की है, मैं नाम बोलूँगा नहीं, डॉक्टर साहब ने बोल दिया, डायरेक्टर की अध्यक्ष की लड़की है, वो लगी 15 में और उसकी भी वैयक्तिक मान्यता है 16 से। तो उसको नहीं बोली मैडम ने, इसलिए वो बोले जेल में जाने जैसी जो बात है ना, बहुत अभी मैं खुद गया लेके मेरी केस अभी वो लेटर दे दिए कोर्ट ने पुलिस स्टेशन को, आज़ाद नगर को, 6 तारीख लास्ट थी कि भाई इन्होंने तुम्हारे पास कंप्लेंट करने आए थे, तुमने क्यों नहीं किया, उसको खुलासा करना। वो एक केस है। और वहाँ पे जो टीचर TT फेल है वो पगार लेगा। बोले सर आप बॉडी में तो पिछले कई सालों से 1998 तो ये मामला तो उससे पहले भी चल रहा था, तो आपने उस टाइम में क्यों नहीं आवाज़ उठाई, आज ही क्यों? नहीं, ये जो मामला है ना 2015 से और 2012 से TT का मसला आया। पहले बिगड़ TT के लगा लेते थे टीचर, और चाहे दो अपने अपने कोई भी टीचर लगा, और वो टाइम में अपने लोग नहीं लगे थे, मतलब भाई के मालेगांव के बहुत से टीचर हम लोगों ने लगाए। तो वो टाइम में TT का मसला नहीं था, हालांकि ये शालार का मसला नहीं था। एक बार उसकी पोस्टिंग हो गई, शिक्षण अधिकारी के पास चले गया तो फिर वो मंजूर हो गया। TT का नहीं, जैसा तुम बता रहे बराबरीवाद हाँ मामला उसमें लिखे है, तो उसके में आपसे आवाज़ क्यों नहीं उठाई, कहने का मतलब ये मेरा। हाँ, तो ये अभी शुरू हुआ
नहीं तो जो अंसारी बिरादरी है तो पहले से उसके ऊपर कब्जा है ना। नहीं तो है ना, नहीं अंसारी बिरादरी का नहीं है। जो डॉक्टर साहब ने क्या खुलासा किया कि गिर पे 2-3 घरों का ही कब्जा है। दो तीन घरों का इन्होंने कब्जा खुलासा है। किया और ना। जो आपका सवाल है ना, वो सवाल आपका ये है कि आज क्यों आवाज उठा रहे हैं। नहीं सर, तो 2015 में जब इन्होंने आवाज उठाना शुरू किए थे, उसके बाद से ही तो सारा मसला शुरू हुआ और वहां से इनको किनारे किया गया कि तुम जो है तो हमारे फ्रॉड के केसेस में साथ नहीं दे रहे ना, तो तुम साइड। और उसके बाद गिने चुने अपने खुद के घर के 5-7 लोगों के जो परिवार है उनको लेकर आगे बढ़ना शुरू किए गए। और जो मैंने डिटेल दिया कि खानदान के कितने, एक घर के कितने कितने लोग उसमें हैं, वो सब 2014 के बाद से हुआ। कब हुआ? जब इन्होंने मुखालफत की, इनको निकालने के बाद, तो मतलब इनको साइड करने के बाद। भैया के भी तो यहाँ के होंगे ना, उनके यहाँ के या इनके और आगे के नहीं मेरे घर का एक भी नहीं है। इनके घर से एक भी नहीं है, मेरे घर बॉडी में भी एक भी नहीं एक है। भी नहीं है मेरे घर के। सब सर्विस को, इसलिए मैंने किसी का काम नहीं किया। सब पुलिस डिपार्टमेंट में प्राध्यापक है, टीचर है, इसलिए मेरे घर का एक भी सभासद नहीं, मैं अकेला था। मेरे घर का एक भी नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, हाँ बोलो। पिछले दिनों कुछ साल पहले हमारे संस्था को 11 लाख रुपये का फ्रॉड का कुछ आया 10 लाख। पंजाब नेशनल बैंक का 10 लाख का। वो मराठी अखबार में भी आया है और मैं मालेगांव का रोजनामा मेरे पास है भरपूर। तो उसमें ऐसा है कि जैसा कुछ मेरी नाकिस मालूमात में भी है कि अध्यक्ष की साइन कंपल्सरी है चेक पे और ट्रेजरी मतलब ट्रेजर बोले तो खजांची या सेक्रेटरी, ये दो पैकी एक से। लेकिन शायद उसने दबाव डलवा के राजकीय प्रेशर के जरिए अपने अगले की सही से 10 लाख रुपए निकाल लिया था। अच्छा, तो उसके बारे में उसके बारे में ऐसा है, स्कूल की जो पहला से घटना है, ये किसी भी कोई संस्था की घटना रहेगी तो जहाँ भी पैसों का टर्नओवर होता है विड्रॉल के लिए 3 पैकी 2 की सही लगती है। उसमें मस्ट अध्यक्ष रहता है। अध्यक्ष होना या तो सेक्रेटरी होना, अध्यक्ष होना या तो खाजिन होना, खजिंदा होना। लेकिन यहाँ पे ऐसा किया गया है, मेरी गैर मौजूदगी के अंदर जो ठहराव गया, वो ठहराव की कॉपी भी हमारे पास है दोनों कोर्ट मैटर में। और मैं वो केस का साक्षीदार है। जो फिरियादी थे वो इंतकाल कर गए, मैं सिर्फ अकेला है साक्षीदार है। अभी 15 तारीख को मेरी साक्षी थी, मैं कोर्ट में गया और वो केस के लिए मैंने फिर से हाई कोर्ट में केस दाखिल करा कि ये केस पे मुझे बोलना है। क्योंकि वो जो नकली सह करके गए सदर के नाम से, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए पूना गए। अभी तक उसका कोई रिपोर्ट आया नहीं, 4 साल हो गए। उसके लिए मैंने एप्लीकेशन दिया और कुछ पेमेंट ऐसा प्राइवेट संस्था, प्राइवेट कंपनी को दिए गए वहाँ से 1 लाख रुपए इससे लिया और 1 लाख इसको दिया। तो इतना बड़ा टर्नओवर क्या चल रहा था स्कूल में, जो तुमसे लेने की जरूरत पड़ी। तो मैंने अभी एक एप्लीकेशन लाया है पिछले 15 दिन के अंदर कि भाई स्कूल का पूरा प्रोसीडिंग मंगाया जाए और जो फिंगरप्रिंट्स पुणे से वो लिया जाए। और मेरी 121 की कंप्लेंट है, वो एप्लीकेशन दाखिल करना, क्योंकि उसमें और 2 लोग आरोपी बन रहे हैं। 2 लोगों का नाम आ रहा जिन्होंने पैसों का एयरफेयर करा है टर्नओवर के अंदर, जिनको पैसा विड्रॉल के लिए उधर से दिया गया है। तो वो एक ठराव ऐसा मंजूर किया है अपने तवा भाई के कहने के मुताबिक कि एक सेपरेट बना है ठराव, एक नकली बना है, उसके अंदर बैंक मैनेजर भी फंस रहा है, जबकि बैंक मैनेजर को अधिकार नहीं था ये सब चीज़ें मंजूर करने का। बैंक मैनेजर को भी उसमें मैंने पार्टी बनाया, इसलिए तारीख मेरे को जस्ट सामने आ गई कि महीने की दे दी है। बोले हम तुमको सम्मान देंगे जब आना। तो मैंने स्पेशल सरकारी वकील के अलावा मेरा खुद का एक वकील लगाया मैंने, और केस ऊपर हो गया। वो सब तुम्हारे सामने इंशाल्लाह आ जाएंगे 2-4 महीने के अंदर। वो से अभी केस है मेरी, कोई वो भी डाला है मैंने, ये शाला तो वैतिक मान्यता की मैंने खुद ने डाला है, उनको भी मालूम है कि मुजफ्फर अली सैयद ने डाला। वो इंशाल्लाह 8-15 दिन में वो भी न्यूज़ आ जाएगी तुम्हारे सामने। अच्छा डॉक्टर साहब अभी तुमने जो बताया कि एक हेडमास्टर की लड़की वहाँ पर टीचर करके ड्यूटी कर रही है, तो वो कौन से सन में लगी और उसने टीटी पास करी है या नहीं करी? हाँ टीटी पास है और ये अभी लगी है साल, पिछले साल। अप्रूवल हो गया उसे? नहीं अभी नहीं, नहीं। और अच्छा एक चीज़ ये बताया तुमने, जैसे वो बॉडी सस्पेंड है, हाँ, रिजेक्ट है, हाँ। तो तुम बताते कि भाई हम वो बॉडी मतलब हम वहाँ संस्था चालू लगे, जो भी आपकी बॉडी क्लियर है, तो नहीं, आप नहीं, वो भी क्लियर नहीं है, हम भी क्लियर नहीं है। उसमें दोनों बॉडी अभी तक के न्याय प्रविष्ट मतलब पेंडिंग है, Pending है। दोनों की सुनवाई बाकी तो है। अच्छा, जैसे वो लोग वहाँ पे बैठ रहे जाके, तो आप लोगों को भी वहाँ हाँ, बैठना तो चाहिए। वही बोलने जा रहा था आगे। हाँ। हम वहाँ गए थे, वहाँ मिले। जैसा कि अभी भैया ने बताया एक बात आप लोग को कि अगर दोनों बॉडी मंजूर नहीं है तो वहाँ का कामकाज हेडमास्टर देखेगा। मतलब वहाँ का जो
मेन मुख्य जिम्मेदार रहेगा, मेन जिम्मेदार जो रहेगा वो हेडमास्टर रहेगा। अगर हम जाते हैं तो हेडमास्टर का काम है कि हमारे साथ भी वही बर्ताव करे जो उनके साथ कर रहे हैं। हमारे सामने मेरे पास वो रिकॉर्ड मौजूद है कि वहां एक डायरेक्टर हेडमास्टर को इस तरह से बोलता है, उठ तेरा काम कर, इनके साथ बैठ के बात नहीं करने का। अगर वो बॉडी नामंजूर है, उनको हक है क्या ये बोलने का? और हेडमास्टर को उनके प्रेशर में आके फारूक सर जो है, मुश्ताक सर जो है, मुश्ताक सर को ये इतना डर किस चीज का है कि उनके बोलने पर वो उठ के चले गए? इसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं ऐसे वैसे नहीं बोल रहा हूं। उनको फैसल शकील जो है वो हमारे सामने बोलते हैं कि इनसे बात नहीं करने का, इनकी कोई हैसियत नहीं है। अगर हमारी कोई हैसियत नहीं है, हम वहां पर कानूनी तौर पर डायरेक्टर नहीं है, तो क्या वो डायरेक्टर है क्या? और फारूक सर को उनकी बात सुनना चाहिए क्या? सर मुश्ताक सर को उनकी बात सुनना चाहिए क्या? मुश्ताक सर जो है उनके प्रेशर में काम क्यों कर रहे हैं? हमारे सामने एक की बात है। तो हम अगर वहां जाते हैं, जैसा आपने सवाल किया कि हम वहां क्यों जाते, हम वहां इसलिए नहीं जाते कि हम नहीं चाहते कि किसी तालीमी अदारे में झगड़े वगैरह जैसी पोजीशन हो। क्योंकि मेरे पास में जो रिकॉर्डिंग है उसमें अगर आप सामने वाले की बातें सुनेंगे तो बिल्कुल मतलब झगड़े की ही पूरी नोयत है। ये तो हमारे जैसे जो साथ में लोग हैं, सब मतलब एक साफ इमेज वाले जो लोग थे, जो लोग मतलब झगड़े फसाद इसमें पड़ते नहीं है, इन लोगों ने सब्र के साथ वहां पर वो चीज को बर्दाश्त कर लिया। अगर हमारी जगह कोई और होता ना तो वहां पर झगड़ा हो जाता था। तो हम वहां इसलिए दोबारा नहीं गए कि हम नहीं चाहते कि स्कूल में बच्चों के सामने ये सारी चीजें हो। ये तो अब जो वहां के हेडमास्टर हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि दोनों बॉडी के जिम्मेदारान से बराबर सलूक करें। हमने अभी पूछा था उनसे कि 15 अगस्त के लिए वहां पर झंडा फहराने के लिए किसी को बुलाना नहीं है, हेडमास्टर ने खुद झंडा फहराना है। ये लेटर देने के लिए हमारे दोनों मामा पहलवान और चाचा से गए थे, उन्होंने लेटर तक के नहीं लिया। मजबूरन वो लेटर हमने पोस्टों से उनको भेजा, पुलिस स्टेशन में लेकर आए हम लोग उसकी कंप्लेन, फिर एसपी को लेकर आए उसकी कंप्लेन, एडिशनल एसपी को। तो हमारा बोलने का मतलब ये है कि वहां के जो हेडमास्टर है वो खुद उनके प्रेशर में काम करते हैं। एक सवाल, इसमें आपने लिखा है कि वह जो मुखालिफिन लोग हैं आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, तो क्या इल्जाम लगा? हम गैर कानूनी है, बॉडी हमारी गैर कानूनी इल्जाम उनका कहना। और अब स्कूल का और इनका कोई वजूद नहीं है, इनका कोई वजूद नहीं है। तुम मेंबर नहीं, तुम मेंबर नहीं, तुम मेंबर नहीं, मुझे बोलते तुम आ सकते, तुम हमारे बड़े, तुम आ सकते। ऐसा चेहरा देख के पॉलिसी हमको बोले तुम्हारा क्या मतलब? मैंने पूछा मुजफ्फर राजा भैया से, तो बोला भाई तू तो अभी आया, हमने लिए थे बॉडी में तो 98 से, तू तो अभी 14 में आया। नहीं बोले तुम आ सकते, आया बोले तो वो भी मंजूर नहीं है अभी, वो भी मंजूर नहीं है, वो भी मंजूर नहीं है। तो फिर अगर जो मंजूर नहीं है वो लोग वहां जाके वहां पर जाकर हुक्म चला रहे हैं। जब हेडमास्टर को समझा रहे हैं, हाँ कि देखो हेडमास्टर को हम लोग सही करना नहीं, उनके बोलने पे हमारे बोलने पे सही नहीं करना, नहीं तो तुम अटक जाएंगे, फंस जाएंगे। ऐसी बात हुई ना, समझा रहे थे लोग। अच्छा, एक दिन का वाक्य है मेरा देखा हुआ, थोड़ा सा मैं तफसील जानना चाहूँगा। मेरी गली में ये मतलब 3 महीने पहले तो ऐसी कोई तकरार आपके पास में पेरेंट्स की या कोई स्टूडेंट की आई कि बोर्ड के एग्ज़ाम की फीस उन्होंने 750 रुपये बच्चों से मंगवाया, उनकी तकरार उनके पास गई, तो ऐसा कोई रिकॉर्ड या उसके बारे में तकरार आपके पास में आई? वो ज़बानी पालकों ने हमको बोले कि हमसे फीस लिए जा रही है, जबकि गवर्नमेंट के पास बालवाड़ी से लेकर चौथी तक फीस लेना मना है और बाकायदा लिए जा रहा है। बच्चों के पोषण आहार के अंदर अफरा चालू है। पोषण आहार का एक चार्ट आता, जैसे जुमा का दिन है तो उनको लाइट कुछ तो भी पोए दो, सीरा दो, नान खटाई दो, केले दो, दूध दो, हड्डी दो, ऐसा पोषण आहार का एक चार्ट आता। 2 4 दिन नहीं आते, कुछ छुट्टियों के पीरियड में भी वो दिखाया गया है, क्योंकि वो सब सेटिंग रहती है, सब स्कूलों के अंदर करते हैं। तो अपने तो बच्चे के लिए आ रहा है, अपने लोग अपने ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा? हाँ, तो वो भी मुँह जबानी आई है। और आप लोग बोल रहे हैं ना कि फीस लिया गई है, ये भी मेरे पास में आएगा। असल में जो सरपरस्त है ना, वो लेखी कंप्लेन देने को डरते हैं, क्योंकि उनका बच्चा वहाँ पढ़ रहा है और हमारी कौम में कोई इतनी मतलब मालदार लोग है नहीं कि वो किसी प्राइवेट स्कूल के 8-10 हज़ार रुपये सालाना फीस भर सके। तो एक जो सरकारी अदारे हैं जो जहाँ पर वो आसानी से पढ़ा सकते वहाँ पढ़ाते। अब वहाँ पर अगर ऐसे जो ये फीस लेते हैं और वो कंप्लेन करेंगे ना लेखी में, तो वहाँ
ऐसे मतलब ऐसी जहनीत के वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं इंतजामिया में, डायरेक्टरशिप में, वो हेडमास्टर के जरिए हेडमास्टर के ऊपर प्रेशर बनाकर वो बच्चे को तकलीफ देंगे, पेरेंट्स को तकलीफ देंगे। और यही सारी वजह है कि वहाँ पर एडमिशन कम होते जा रहे हैं दिन ब दिन। महेश नाम ने लिखा है कि आपके ऊपर ना इल्ज़ाम लगाया कि ये बॉडी जो है गैर कानूनी है, इससे अदारे का और बच्चों का तालीमी नुकसान होने वाला है। आप इससे पहले भी बॉडी में थे, जब तो कोई नुकसान नहीं हुआ, आज क्यों नुकसान होने वाला है, ऐसा उन्होंने इल्ज़ाम आपको। हमारा वही कहना है कि उसने शकील ने हमने एक नोटिस दिए क्योंकि टीचरों से डोनेशन लिए जा रहा है 15 से 20 लाख रुपए, ऐसा हम लोग को मालूम है। जब मालूम पड़ने के बाद में ऐसा एहसास हुआ कि हो सकता है कल को वो लोग बोलेंगे कि मामू पलवान का नाम ले लो, मुजफ्फर भैया का नाम ले लो, मुख्तार नबी का नाम ले लो, हमने इनको पैसे दिया और हम इन्होंने हमको लगाए। तो हम लोगों ने पिछले महीने में अपना महाराष्ट्र में जाहिरात की है और आवाम को आगाह किए बारे में क्या मैं हम लोगों की बॉडी भी दाखिल है और वो लोगों की भी बॉडी है, लेकिन तो वहाँ पे पैसों का कोई लेन देन मत करो। अगर किसी ने पैसे का लेन देन किया और फंसे तो हम जवाबदार नहीं, और जो पैसे दे रहा है तो हमको आगे तालीम में करो। ऐसा सदर मुजफ्फर अली सैयद मैंने भी ऐलान करा। दूसरे दिन शकील शाहिद ने खुलासा किया 24 जुलाई, मार्च, अप्रैल, मई होगा या जुलाई होगी, फिर दूसरे वाले पेपर कि मुजफ्फर अली सैयद ये हमारे अंजुमन इशात तालीम के अध्यक्ष आज तक थे नहीं और है भी नहीं, जबकि मैं 2005 से लेकर 2009 तक अध्यक्ष अंजुमन इशात तालीम का ये 6 रिपोर्ट मेरी दाखिल है। फिर मैंने गुनाह दाखिल करने के लिए आप 40 गाँव पुलिस स्टेशन में, मैं रहता समर्थक वाली में, तो 40 गाँव पुलिस स्टेशन में और एक शकील के खिलाफ मैंने एक अप्लीकेशन दाखिल किया कि मेरी मानहानि किया इसमें, और ऊपर तक लेटर गए मेरे। और अभी वो महाराष्ट्र पुलिस तकरार निवारण कमेटी नासिक में, वहाँ भी मैंने एक अप्लीकेशन के उधर से मुझे जवाब आया कि ये फॉर्म भर देंगे, वो लेटर भी मेरे डिक्की के अंदर है। जैसा आप जब थे तो जब 10वीं का रिजल्ट कितना परसेंट लगता था, जैसे उस टाइम में 10वीं का परसेंट कितना लगता था और आज कितना लग रहा है तुम्हारे नहीं रहने से? जैसे वो लोग बोल रहे हैं ना तालीमी नुकसान होगा, तो आप जब जाएंगे तो इंशाल्लाह तालीमी को ध्यान देंगे। एक्चुअली अब ये सब बातें बोलने जैसी नहीं थी, ये सब मैनेज किए रखा है, सुपरवाइजर अपने, टीचर अपने, बच्चे ही अपने, ये तरीके से हर स्कूलों के अंदर मैनेजमेंट चलता था। फिर गवर्नमेंट ने क्या करी कि वो स्कूल के टीचरों को दूसरे स्कूलों में भेज दी, उधर के टीचर इधर आने लगे। तो बच्चों की एजुकेशन बोले तो वो तालीम के ऊपर ही डिपेंड होगा कि टीचर कितने काबिलियत है। मेरे डॉक्टर साहब ने बोले ना इतना है एक काबिल टीचर वहाँ पे लगा लिए गए, तो कहाँ से बच्चों को मुस्तकबिल 2008 मतलब 2014 के बाद में जो है ना, 2014 के बाद में तो ये समझ लो इनको साइड कर दिया है। लेकिन 2014 के बाद से आप अगर देखेंगे ना तो 2010 से 2024 के बीच में ज़्यादा टीचर लगे। उसमें अगर तुम देखेंगे तो तुमको टुकड़ियों का गोलमाल दिखेगा, तलबा की तादाद का गोलमाल दिखेगा। तो ये सारी चीजें जब हुई, वही मैं आपकी बात पे जा रहा हूँ कि तालीम का म्यार बिगड़ा कैसे जब ये किनारे हो गए। उसके बाद जब अदारा एक मखसूस लोगों के हाथ में चले गया तो वहां पर अपने घर के ना हेड टीचर लगाए जाने लगे, ना हेड टीचर लगाए। अब आपका जो म्यार है कि तालीम का म्यार 10वीं की बुनियाद पर आप पूछ रहे हैं, है ना? मेरा बोलना ये है कि हाँ पिछली बॉडी में भी थे, इसमें इल्जाम लगाया है कि तुम लोग के आने से तालीम अदारे का भी और बच्चों का भी तालीमी नुकसान होगा। तो भैया जब थे तो जब तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही चलता था, तो अभी जाने के बाद क्या रिजल्ट खराब हो जाएगा क्या तुम लोग का? तो वही बताने का रहा मैं कि जो 10वीं का तुम जो बोल रहे हैं ना कि 10वीं का जो तुम बुनियाद बना के पूछ रहे हैं, हमारा बोल रही है कि 10वीं से ज्यादा जो उसके जो एडमिशन आते थे। अगर मेरा एक सीधा सवाल ये है, इसके आपके सवाल के ऊपर से एक सवाल मैं करना माजरत चाहता कि आप एक पेरेंट्स है, आप कौन सी स्कूल में आपके बच्चे को दाखिल करना सर वो समझिए बेहतर जहां पर तालीम अच्छी हो। अगर तालीम अच्छी नहीं आप आपके बच्चे को वहां डालेंगे नहीं डालेंगे। तो वही मैं जो पहले भी बोला कि पीछे जो एडमिशन होते थे उनकी तादाद मालूम करो और आज जो एडमिशन हो रहे हैं उनकी तादाद मालूम करो। अगर तादाद कम हो रही है इसका मतलब ये सरप्लस वहां एडमिशन कराने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो क्यों इंटरेस्टेड नहीं है? क्योंकि वहां का तालीम का जो तालीम की जो म्यार है वो बिगड़ रहा है, तो सरप्लस वहां बच्चों को डाल देंगे। इससे बढ़िया और अलामत क्या होनी चाहिए कि मतलब वहां पर तालीम का म्यार गिर रहा है? ये तो अब आप लोगों ने उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने मतलब जो मुजफ्फर सैयद है या जो उनकी बॉडी वाले हैं उन लोगों ने आरोप लगाया है कि वहां पर एडमिशन कम हो रहे हैं, तो इसके बारे में आप हमको खुलासा पेश करो। वो तो उनका काम है खुलासा देने का। वो बताएंगे कि
तब रिजल्ट क्या रहता था और आज रिजल्ट क्या रहता था। हम तो वहां पर आज है भी नहीं ना, काबिज तो वो लोग बैठे हैं वहां पर जाके। आप लोगों से गुजारिश यही की मेरी मोहबाना कि वो लोगों से ये सवाल करो कि तुम्हारे हाई स्कूल में प्राइमरी में कितने टीचर अधिकृत अप्रूवल है, जिसको गवर्नमेंट ने मान्यता दी है, अप्रूवल टीचर, और एक्चुअली काम कितने कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं उनकी भर्ती तुमने की है, जबकि तुम्हारे पास जगह नहीं है। जैसे मैं एक सैंपल देता मिसाल, क्योंकि मैं वहाँ पे 10 साल चेयरमैन था पहले, फिर अख्तर के मरने के बाद मुझे भी बाईपास कर दिया। वो अख्तर हम लोग करते थे, तो उसके बाद प्रोफेसर वगैरह एक्टिव करने में हट गए। एक्चुअली प्राइमरी के अंदर आज की तारीख के अंदर 10 टीचर अप्रूवल है कायदे से, जिनकी पगार निकल रही 10, वो जगह वैकेंट, जो भी वैकेंट में, जैसा हालिमा मैडम के लड़के को लिए वैकेंट जगह है और 2-3 भरे वैकेंट जगह है, लेकिन उसके बाद में भी 4-4, 5-5 टीचर वहाँ एक्स्ट्रा है। तो उनको मंजूरी कहाँ से मिली? इनकी मंजूरी है क्या? जो टीचर लगाए वो टीटी पास है क्या? ये दूसरा, उसी तरीके से हाई स्कूल में, हाई स्कूल की जूनियर कॉलेज को मान्यता है क्या? मान्यता है तो कब से मिले? वो जब पत्रकार परिषद देंगे तो ये सब पूछेंगे ना उस टाइम में, जो तुम्हारे साथ वही मैं बोल रहा हूँ, याद दिला दे रहा तुमको। एक उसके बाद में हाई स्कूल के कितने टीचर है अप्रूवल और वहाँ पे काम कर रहे कितने, उनको मान्यता है क्या? कितने टक्के से, 20% से है कि 40% से, और कब से प्रस्ताव मंजूर है तुम्हारा? एक टीचर लगाया अभी सब जनरली सैयद वहाँ सर्विस स्कूल लगा 20% से लगा, मैं लगा कल से, लेकिन मेरी मान्यता 11 से दिखाई गई है। मेरी मान्यता 11 से, और 11 से लेके 2025 तक मैंने 10 मास्टर पे सया कर दिया, 1,500 सया मैंने कर दिया। ये प्रोसीजर है शिक्षण संस्था की, इसमें शिक्षण खाते के लोग भी इंक्लूडिंग है। मैंने लेटर दिया है मेरे नाम से, उसमें मैंने इल्ज़ाम लगाया शिक्षण अधिकारी पर, वहाँ के कर्मचारी को नाम के साथ, कि तुम्हारे यहाँ का मंगेश राजपूत ये उनको मदद कर रहा। वो लेटर मेरे पास में सब है। और अभी हम पत्रकार परिषद के बाद में, यानी हमारी मीटिंग हो गई मैनेजमेंट की, जो गवर्नमेंट ने SIT बनाई थी 3 लोगों की, शर्मा और दातार और तुम्हारे वो मेरे सब वो अख्तार वगैरह मेरे, वो 3 लोगों की कमेटी को हम जाके मिलने वाले हैं और हमारे कागजात उनको सबमिट करने वाले हैं चौकसी के लिए। और उसके बाद में फडणवीस साहब का अपॉइंटमेंट लेंगे और उनके सामने पूरा डिटेल रखेंगे। हमारा मकसद अदारे को सुधारना है, अदारे को बंद करना नहीं है। ये अदारे के नाम पर, कौम के नाम पर जो उगरानी चालू है ना, वो बंद करना है। कौम के लोगों को लो, हम लोग हट जाते हैं वहाँ से। एक घर का एक आदमी लो, खत्म। कौम के लोगों को लो, बड़े मुतब्बर लोगों को लो, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को लो, पत्रकारों को लो, डॉक्टरों को लो, वकीलों को लो, और अदारे को मुतब्बर करो। सबसे पहला मुजफ्फर अली सैयद का राजीनामा रहेगा। मुझे कोई लालच नहीं है, मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। जैसी ये निकला, आज मैं वहाँ पे चेयरमैन बन सकता था, उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करता था। ये मैं और मेरे बहनों अब्दुल वहाब, हम दोनों ने भ्रष्टाचार निकाले। जो फिरियाद वो थे कि सदर थे, वो शेड्यूल 1 के सदर होते और मैं डायरेक्टर, तो मैं साक्षीदार उसमें, मेरी साक्षी बाकी है। और वो साक्षी के ऊपर मुझे इन्हें दमदाटी करा, गाली गलौज करा, जो मैं उसके खिलाफ मैंने कंप्लेंट किया पुलिस स्टेशन में। तो मेरा मकसद यही है कि अदारे को साफ सुथरा करने का है। खानदानी जो चले आ रहा सिलसिला हमारे बाप दादा का था, हमने था वो था, और हमारे बाप दादा ने वो टाइम हम नहीं पैदा हुए तो मैं क्या करूँ उसको? हाँ, जब हमारा वजूद नहीं था, मैं और आपकी मालूमात के लिए देता, मैं 1ली से लेकर 11वीं उर्दू मीडियम का स्टूडेंट है। 1ली से 4थी 4 नंबर में पढ़ा, और 5वीं से लेकर 11वीं तक इंग्लो उर्दू हाई स्कूल में था। मॉनिटर था 5 साल तक। 5वीं से लेकर 11वीं रिजवान सर हमारे सर थे, अवैध सर थे, मुफिद सर थे, ये क्लासमेट है मेरा मुख्तार नबी, बहुत से, सलीम डॉक्टर है, हफीज़ राव साहब है, फजलुर रहमान मेरा क्लासमेट था। मैं उर्दू मीडियम का लड़का है, और खुशी मुझे इस बात की है कि मैं वहाँ का स्टूडेंट हो गया, वही चेयरमैन बना, वही डायरेक्टर बना, तो मेरे को जज्बा है। क्योंकि मैं गुज़िश्ता मेरे पूरी ज़िंदगी में 30 साल छोड़ के पूरा गैर कौम में मैंने काम किया, गैर कौम के अंदर मैंने काम किया, ऑल इंडिया में काम कर रहा, स्पोर्ट्स के अंदर कर रहा, सोशल एक्टिविटी। मंजूरी जब होगी तब होगी। हम तो मतलब अदारे को सुधारने के लिए उतरे हुए। जैसे भैया ने बोले कि अगर अदारा सुधर जाता है, सबसे पहला राजीनामा हम लोगों का लेना। हमको खुलकर बोल रहे हैं, हम ये बात एकदम ठाम है आज भी और कभी भी, कि अगर अदारे को कौम का अदारा बनाकर चलाया जाता है, सबसे पहला राजीनामा हम लोगों से ले लेना। दूसरी बात जो आपने कहा कि हम उसमें क्या सुधार करेंगे, तो जिस दिन अगर अल्लाह ने इज्जत बख्शी और जिसकी हमें उम्मीद है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम हक पे है और हमको उसका सिला मिलेगा, तो जिस दिन हम उसमें जाएंगे तो जितना फ्रॉड हुआ है, हर फ्रॉडी के ऊपर, हर करप्शन करने वाले के ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी। हर जो वहां पर इलीगल और ना अहल टीचर बैठे हुए उनके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी।
और स्कूल का जो तालीमी मेयार है उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे हमारे जो अज़ाइम है, जो हमारा एक ग्रोथ प्लान जिसको बोलेंगे वो भी तैयार है। उसमें एक छोटी सी मिसाल ये दे देता हूँ मैं कि हमारा उसमें सबसे अहम प्लान ये रहेगा कि 5वीं जैसे जो नेट आज कंपलसरी है और अक्सर हर चीज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंपलसरी है, अलग अलग स्टेप पर अलग अलग। तो हम वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक स्पेसिफिक सिलेबस 5वीं से लागू करेंगे। उसका एक मतलब हिंदुस्तान की ही एक बहुत बड़ी संस्था है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उस संस्था से हमारी उस बारे में बात भी हो चुकी है। उन्होंने हमें रास्ता भी बताया है कि किस तरह से इस चीज को किया जा सकता है, क्योंकि उसके ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं और तकरीबन हर साल उनकी जो क्लासेस चलती है, उनका जो तरीका है, उस तरीके पर मैं बोलता हूँ सैकड़ों बच्चे नेट में अच्छे नंबर से कामयाब हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कामयाब हो रहे हैं। एक छोटी सी मिसाल उसकी ये ले लो, हमारे यहाँ का एक बच्चा जब कलेक्टर बना, उसका सत्कार सबने किया, लेकिन उसकी जो पढ़ाई की स्ट्रेटेजी थी उस पर किसी ने बात नहीं की। क्यों नहीं की गई? तो ऐसे उस बच्चे की जो एक्सपीरियंस है, ऐसे बच्चों को उन स्कूलों में लाकर दूसरे बच्चों की रहनुमाई करवाना, ये ऐसे हमारे अज़ाइम है। हम इस तरह से बच्चों की तरबियत करना चाहते हैं। सिर्फ एक क्लास में 60 बच्चों को ठूस देना और टीचर आया और बोर्ड पर लिख कर और किताब को रट्टा मार के जो आया है वो पढ़कर चला गया, बच्चे को समझा या ना समझा, इस तरह के तालीमी निजाम के हम पूरी तरह से खिलाफ हैं। ये निजाम को पूरी तरह से बदला जाएगा। इसमें देखो आपने एक इल्जाम मतलब एक मालूमात दी है, शकील शाहीन और फैसल शाहीन के घर के जनरल बॉडी में अंदाजन 20 से 22 अफराद है। ये 20 से बिल्कुल नाम के साथ है हमारे पास में मौजूद। डायरेक्टर बॉडी में 4, हाँ, टीचर स्टाफ में 4। मेरे को ऐसा मालूमात है कि जो चैरिटेबल संस्था में एक घर के 3 अफराद से ज़्यादा नहीं रखे जाते। एक हाई बोर्ड का निकाल है कि किसी भी संस्था में किसी एक समाज के या किसी एक कम्युनिटी के या किसी एक ही बरादरी के लोग रह ही नहीं सकते। जल्दी वो भी सामने आएगा। बहुत सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आम नहीं की जा सकती, उसके ऊपर काम शुरू है। तो उसमें मेरा तो ये सिर्फ इतराज है कि जब ये 20 से 22 एक ही घर के लिए, तो बाकी के मुजफ्फर, राजा भैया, अकील, हाजी शव्वाल अमीन, जमीयत के इन लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया? नहीं, सबका अपना अपना फायदा है। इन लोगों में किसका? अभी आपने एक नाम लिया जमीयत के जिम्मेदार, हाँ, उन्होंने चेक से पैसा लिया हुआ है। किस चीज का? अब अच्छा, अगर किसी ऐसी संस्था, अगर किसी ऐसे फर्म पे पैसा लिया गया होता कि जो स्कूल से या एजुकेशन डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है तो समझ में आता था। उन्होंने टाइगर फैब्रिक्स के नाम पे पैसा लिया हुआ है, लाखों में रकम है, संस्था से लिया हुआ है, प्रूफ है, चेक है हमारे पास में। तो ये क्यों बोले उनके खिलाफ? मैं जो साक्षीदार है केस में वही पढ़ता रहा कि मैंने सब पूरी स्टडी करा, मैंने चार्जशीट की और उसके ऊपर फिर मैं अप्रोच हुआ कोर्ट में मुफ्ती साहब को, जज साहब को मैं खड़ा होकर बोला कि क्या नहीं पहले। अरे अकेल इसमें लिखा है कि परिवारवाद के ऊपर आप लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और भी स्कूल है जहाँ पर परिवार का मसला, परिवारवाद का मसला चल रहा है। तो ये तो कौम के हमारे बहुत बड़े जिम्मेदार है और उनको बात इज्जत हम लोग देखते हैं और इज्जत सीखते हैं। तो आगे भी ये कौम के ताल्लुक से वहाँ पर जाके वो परिवारवाद जो चल रहा है वहाँ पर ऐसा आवाज़ उठाएंगे। बिल्कुल 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 आवाज़ उठाऊंगा, मामा उठाऊंगा। ऐसे समझ लीजिए ये कि घर पर की दावत है ना, ये मैं नहीं चलने दूँगा। इस चीज़ समझिए ना, जो अभी देखो मेरे पास जो मसला आया था, इतने लोग के सामने बता दे रहा हूँ। जैसे मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ, बताए ना, है मेरे पास 2 दफे मुजफ्फर राजा आया। दूसरी मरतबा में बोले, ऐसा बोले, बाबा ऐसा कोई रास्ता निकालो कि झगड़ा ना हो। बोले यार तुम लोग तो अपने बाप की मिलकर सब बनाए ले, है ना, और गाड़ी के नीचे क्या चलता है बोलो कुछ। तुम लोग ने बोले, मैं बोलता कुत्ता, तो बोला ये शकील का अंडा समझ रहा कि गाड़ी में आकार रहा कुत्ता है, उसके बाप की मिल्कियत है वो। बोले यार बाबा को ऐसे
रास्ता निकालो कि झगड़ा ना हो, है सुन लो साहब, झगड़ा ना हो। तो बोला फिर कहीं के रास्ते आपस में कंप्रोमाइज कर लो, 55 ले लो। बोले ठीक है, बोले मैं बोलता हूँ, बात करता हूँ, तुमको लेके बैठेंगे। बोले तुम लोग जो बोलेंगे वो सब मेरे ऊपर जाने वाली बात है, सब हाँ जी। अगर से जिनको इल्म है वो सामने में तुमके पास जवाब रहेगा, है समझ। मेरा नाम राष्ट्रीय शब्बीर अहमद अंसारी, जो अभी जो नौ मुंतखब अंजुमन इरशाद तालीम की जो बॉडी है, जो नई अभी ताकील की गई है, उसमें मैं डायरेक्टर की हैसियत से हूँ और ये हमारे तमाम डायरेक्टर्स हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि जो हम पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि हम इलीगल हैं, उसका जवाब देने के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसका जवाब आपको दिया गया है। और उसमें जितने भी हम लोगों ने पॉइंट्स उठाए, उसके तमाम पॉइंट्स के कागजात हमारे पास मौजूद है, उसको आप कभी भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। और जो अफर तफर, जो भ्रष्टाचार, जो परिवारवाद, ये सारी चीज़ें जो संस्था में हमारे मुखालिफिन कर रहे हैं, उनके सारे मतलब जो काले कारनामे, उन सब चीज़ों को आपको बताने के लिए बुलाया गया था। और जो SIT 17 तारीख को जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने SIT बनाई है, उस SIT की टीम को भी हम लोग मुलाकात करेंगे। और जो स्कूल में जो टीचर भर्ती में घोटाला किया गया है TET के नाम पर, उसके बाद में वैयक्तिक मान्यता के नाम पर, उसके बाद में सालात के नाम पर जो सारे घोटाले किए गए हैं, वो सारी चीज़ों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी ये सारी चीज़ें जो हैं ये आवाम तक के पहुँचाएँ। और आवाम से भी गुजारिश करेंगे कि वो हमारे बारे में अगर कोई भी चीज़ सुनते हैं, हमारे मुखालिफ हमारी कोई भी बदनामी अगर करते हैं, तो बराह रास्त हमसे रब्ता करके हमसे सबूत मांग सकते हैं, हमसे सवाल कर सकते हैं। इतना कहते हुए मैं बस इतना ही कहते हुए मैं अपनी बैठ गया।